हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक पाठ योजना। मेरा इसमें प्रकरण है द्विलिंगी पुष्प। आज मैं द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस पर कैसे पाठ योजना बनाएगी, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए दैनिक पाठ योजना के लिए मैंने पहले यहाँ पर एंट्रीज़ कर दी है। पहले डेट डाल दी है, फिर क्लास, ये 7th क्लास का चैप्टर है। समय अवधि इसके लिए 45 मिनट लिख दी है। ये विद्यालय का नाम मैंने लिख दिया है। फिर समय इसका 45 मिनट की अवधि होती है, तो जिस हिसाब से पीरियड होगा उस हिसाब से हम इसकी अवधि लिख देंगे। फिर ये इकाई 5 से समृद्ध है, इकाई 5 में ये आता है। फिर उसके बाद में ये इसका सब्जेक्ट जो है, विषय है इसका जीव विज्ञान। पाठ क्रमांक ये 1 हो गया और इसके प्रकरण में हम द्विलिंगी पुष्प लिखेंगे। फिर पाठों की कुल संख्या 3 है, क्योंकि हम इस पे 3 दैनिक पाठ योजना बनाने वाले हैं। तो जब हम इसके उद्देश्य लिखेंगे तो उद्देश्यों में पहले, इसके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य आता है ज्ञान। ज्ञान में हम पहले लिखेंगे विद्यार्थी परागण के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा इसका ज्ञान है विद्यार्थी परागण के कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा इसमें अवबोध के बारे में हम लिखेंगे, विद्यार्थी परागण के उदाहरण दे सकेंगे। फिर अवबोध में ही दूसरा इसका उद्देश्य रहेगा, विद्यार्थी परागण व निषेचन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है वह है ज्ञानोपयोग। इसमें हमारा एक उद्देश्य रहेगा, विद्यार्थी फलों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य हमारा कौशल। इसमें हमारा एक उद्देश्य है, विद्यार्थी पुष्प के अंगों का चित्र बना सकेंगे। पांचवा है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी परागण के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर हमारा उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें विद्यार्थी निषेचन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये हमारे उद्देश्य हो गए। अब उद्देश्यों के बाद में हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे, विद्यार्थी पादप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम सहायक सामग्री बताएंगे, उसमें हमारी पहली सहायक सामग्री में लिखेंगे पुष्प के परागकण का चार्ट। दूसरा हमारी सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट फलक आदि। फिर हम इसमें विधि और प्रविधि बताएंगे, तो विधि में हमारा आएगा व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि हम यहाँ पे व्याख्या करके समझाने वाले हैं, इसलिए व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि होगी और हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर इसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षक क्रिया का और तीसरा है छात्र क्रिया का। क्रम संख्या में हम पहले लिखेंगे, पहले क्रम संख्या में हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। तो छात्र हमें उत्तर देंगे कि पोषक पदार्थ और आकार को बांटते हुए पोषण प्राप्त करना सहजीवी संबंध कहलाता है। अब हमें छात्रों ने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर ही हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हमें कम से कम 4 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन दिया है कि पोषक पदार्थ और आकार को बांटते हुए पोषण प्राप्त करना जो है सहजीवी संबंध कहलाता है। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे स्त्री केसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा पुंकेसर। फिर हमारा 4th क्वेश्चन आएगा, दोनों जननांगों की उपस्थिति वाले पुष्प को क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे द्विलिंगी पुष्प। ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो गए। अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद में हम उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आज हम द्विलिंगी पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा बच्चों आज हम द्विलिंगी पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखना चालू करेंगे, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और 1 कॉलम बनाएंगे शामपट सार का, जिसमें हम शामपट में लिखेंगे। जो हम ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ाते टाइम जो चीज़ें लिखेंगे वो शामपट में लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में हमें वो पॉइंट डालने, वो टॉपिक डालने जिन्हें हम पहले समझाने वाले हैं। तो हम पहले समझाएंगे, हमारा पहले समझाने वाला शिक्षण बिंदु है परागण क्या होता है।
तो इसके अंदर हम छात्र अध्यापिका कथन में फिर 3 प्रश्न हमें बनाने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न जिन्हें बोलते हैं, ये विकासात्मक प्रश्न बच्चों को उनके नॉलेज के हिसाब से पूछे जाते हैं कि उन्हें कितना पता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, पुष्प में एक जननांग होने पर पुष्प क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे कि एक लिंगी पुष्प। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पादप में नर और मादा दोनों जननांग यदि उपस्थित हों तो वह क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, परागण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, और अगर दे भी दें तो कोई बात नहीं, हमें उसे फिर व्याख्या करके समझाना होगा। 3 क्वेश्चन पूछने के बाद में हमें लिखना है छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन या फिर कक्षा अध्यापिका कथन भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम परागण क्या होता है, जो हमारा संभावित उत्तर वाला जो प्रश्न होता है उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे पूरा डिटेल से, और फिर इसमें हमें ब्लैक बोर्ड पे वो भी शामपट सार भी लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिख लिया है। इसमें पहला लिखा है कि पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। ये परागकण कभी हवा के द्वारा, कभी कीटों के द्वारा और कभी पानी के द्वारा एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिका पर अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं। यह प्रक्रिया जो है परागण कहलाती है। अब हमने परागण के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है कि बच्चे समझ जाएंगे कि परागण क्या होता है। अब यहाँ पर जो हमने छात्र क्रिया वाला जो हमने ये बनाया था कॉलम, इसके अंदर हम बताएंगे कि जब हम बोल रहे होंगे, जब हम इसके बारे में समझा रहे होंगे तो बच्चे क्या करेंगे। तो इसमें हमें लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। जो उन्हें टफ लगेगा वो उसे लिख लेंगे। फिर हमारे शामपट सार वाले कॉलम के अंदर हमें ऐसे ब्लैक बोर्ड या फिर ब्लैक चार्ट पे इस पेन से लिखना है, सिल्वर कलर वाले पेन से। इस पे हम वो लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हम पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हैं। तो इसमें हमने लिखा है, प्रकृति में परागण की प्रक्रिया के लिए 3 माध्यम होते हैं, हवा, पानी और जीव। इस तरह हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक डालेंगे, निषेचन क्या है। निषेचन के बारे में हम पहले 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न बोलेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो 3 विकासात्मक प्रश्न में से पहला है, अंडाशय कैसा दिखाई देता है। तो उत्तर देंगे बच्चे, मोटा और फूला हुआ दिखाई देता है। फिर हम पूछेंगे कि नर युग्मक कौन सा होता है। बच्चे उत्तर देंगे, परागकण जो होते हैं वे नर युग्मक होते हैं। फिर हम पूछेंगे कि मादा युग्मक कौन सा होता है। तो बच्चे इसका भी उत्तर दे देंगे कि बीजाणु जो होते हैं ये मादा युग्मक कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चौथा, कि निषेचन क्या होता है। तो इसमें बच्चे शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे, नहीं, और दे भी दें तो भी हमें उसका उत्तर वापस से पूरा व्याख्या करके उन्हें समझाना है। ठीक है, फिर हम छात्र अध्यापिका कथन में पूरा विस्तार से उनको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका कथन में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। तो इसमें हमें लिखना है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है तथा युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है तथा अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। बस यही हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु था, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसमें छात्र क्रिया में हम यहाँ पर वापस से लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और शामपट सार में हम लिख देंगे कि नर और मादा युग्मक के निषेचन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यहाँ पर निषेचन की जगह पर लिखना है युग्मन की प्रक्रिया, ये गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे लिखना है नर और मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है। अभी जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है उसमें हम और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वहीं पे ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें निषेचन की डेफिनेशन बतानी थी तो वो हमने बता दी है। और आगे मैं और निषेचन की दूसरी डेफिनेशन बता देती हूँ, आगे बताएंगे और विस्तार से, कि बीज में भ्रूण उपस्थित होता है जो कि बीजावरण के अंदर उपस्थित होता है।
कुछ फल जो होते हैं वे गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, जबकि कुछ फल जो होते हैं कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम और अखरोट आदि। यहाँ पर हम फल के बारे में बता देंगे कि फल ये होते हैं। बाकी आप चाहो तो निषेचन के लिए वहीं तक ही बता सकते हो। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, जिसमें हमें पहले विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। जिसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, फल किस भाग से बनता है? तो बच्चे उत्तर देंगे अंडाशय से। फिर हम पूछेंगे बीज क्या होता है? तो फिर बताएंगे कि भ्रूण जो है वही बीज बनता है आगे जा कर के। फिर हम पूछेंगे कि बीज कहाँ विकसित होता है? तो बच्चे इसका भी उत्तर देंगे कि बीजांड में बीज विकसित होता है। फिर हम चौथा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि बीज प्रकीर्णन क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे शायद अटक जाएं कि बीज प्रकीर्णन क्या होता है, तो हम इसे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो यहाँ पर वही हमने तीन कॉलम फिर से बना लिए हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम प्रसाद, 4 कॉलम हो गए हमारे। तो एक बात ध्यान रखना कि हमें जो ये शिक्षण बिंदु का जो टॉपिक लिखना है कि ये तीसरा शिक्षण बिंदु प्रारंभ हो गया है, दूसरा शिक्षण बिंदु प्रारंभ हो गया है, ये हमारा जो लिखना है शिक्षण बिंदु का, जो हमें लिखना होता है कि कौन सा शिक्षण बिंदु है, ये हमें लिखना होता है विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद में। जब हम छात्राध्यापिका कथन चालू करते हैं तो वहाँ से छात्राध्यापिका कथन वाली लाइन पे हमें शिक्षण बिंदु लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीज के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। पादपों को प्रकीर्णन से अनेक फायदे होते हैं, जो कि निम्न है। इनमें से एक ही प्रकार के पादप में जल, खनिज व प्रकाश के लिए स्पर्धा कम हो जाती है। पादप को विस्तृत क्षेत्रों में प्रकीर्णन होने में सहायता मिलती है। पादप के फलों, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है, जबकि कुछ पौधों के बीज स्फुटन के द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं। ये हम इसमें बता देंगे। फिर इसके बाद में हमें छात्र क्रिया में जो लिखना है कि छात्र यहाँ पर अब छात्र क्रिया में हम लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर श्याम प्रसाद में हमें फिर से लिखना है कि किसी पादप के बीजों का एक स्थान विशेष से विभिन्न स्थानों पर फैलना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। इस तरीके से हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे और हमें 3 ही शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं एक लेसन प्लान में। उसके बाद में हमें लिखना होता है पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होते हैं। अब हमें पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए हमें पुनरावृत्ति प्रश्न में वही प्रश्न लिखे जाते हैं जो हमने पढ़ाया होता है, जो हमने छात्राध्यापिका कथन में जिसका वर्णन किया हुआ होता है, उनमें से ही हमें 3 क्वेश्चन पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि पर परागण किसे कहते हैं। दूसरा हम पूछेंगे निषेचन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जनन में पादप का कौन सा अंग भाग लेता है। ये पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछने के बाद में हमें मूल्यांकन कार्य लिखना होता है। उसमें हमें 6 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 6 में से हमारे 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं और 2 क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा होता है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए और एक क्वेश्चन होता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। आप चाहे तो इसे 5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो मूल्यांकन कार्य के लिए मैंने पहला क्वेश्चन बनाया है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है स्त्री केसर होता है। ए बनाया है नर जननांग, ब बनाया है मादा जननांग, स है पुष्प और द है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका आंसर टिक कर देंगे जो भी सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्त्री केसर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है। तो इसमें मैं ऑप्शन डाल दूंगी वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र और इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा तीसरा एक शब्द में उत्तर दीजिए मैंने क्वेश्चन पूछे हैं एक पुष्प में नर जननांगों को क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा है बीजांड में क्या पाया जाता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि एक पंक्ति में उत्तर देने वाला है कि परागण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ चाहे तो आप इसकी जगह पे एक शब्द के उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन आप रिक्त स्थान की पूर्ति वाला भी बना सकते हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चन हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले डाल सकते हैं।
ये सब होने के बाद मूल्यांकन कार्य के बाद अब हमें बनाना होता है, अब हमें गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य में हमें एक क्वेश्चन देना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसे कि बच्चे आराम से समझें और जितना भी हमने पढ़ाया है वो सभी उस क्वेश्चन के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं गृह कार्य में लिखने वाली हूँ, परागण क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे पूरे परागण के बारे में बताएंगे कि परागण क्या होता है, फिर उसके बाद में वो निषेचन को भी समझा सकते हैं कि निषेचन क्या होता है, और इस तरीके से हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।